पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ही पूरा देश इंतजार कर रहा है कि भारत इसका किस तरीके से जवाब देगा। शुरुआती जवाब दिया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की गई है, पाकिस्तान के जो नागरिक यहाँ पर हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जवाब दिया सकते थे वो दिया गया है। मगर भारत मुझे लगता है कि और किसी बड़े जवाब के इंतजार में है और इंतजार कर रहा है कि क्या तैयारियां चल रही हैं भारत की तरफ से। कश्मीर में जिस तरीके से कार्रवाइयां नजर आ रही हैं वो तो दिख रही हैं, मगर कश्मीर के इतर पाकिस्तान के खिलाफ क्या जवाब देगा भारत, इसका लोगों को इंतजार है। और इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ साथी आदित्य राज कौल जी। आदित्य जी, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि कश्मीर में तो हमको नज़र आ रहा है कि भाई आज सुबह 2 आतंकियों के घर गिराए गए, जो लोकल्स थे उनके घर गिराए गए, वो नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्टों के खिलाफ लगातार चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, कई मुझे लगता है कई जगह मुठभेड़ भी हुई है, वो सब दिख रहा है। मगर लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। क्या अगले हफ्ते 10 दिन में कोई बड़ी कार्रवाई हमको दिख सकती है? देखिए, बिल्कुल दिख सकती है। और जितना मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय में हो, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं उनके कार्यालय में हो या विदेश मंत्रालय में हो, और ये जो है ये पब्लिकली डिस्कस नहीं होगा, ये बताया नहीं जाएगा, ये एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट होगी। और जो आंतरिक सुरक्षा है और जो ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें मुंहतोड़ जवाब होना भी चाहिए। और भारत ने हमेशा एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रखी है, और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में ये आता है कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, हम एक एक कदम रखेंगे, हम डिप्लोमेटिक कदम अलग अलग उठाएंगे, हम इकोनॉमिक मेजर्स बहुत सारे उठाएंगे, और उसके बाद अचानक से एक दिन आप देखेंगे मिलिट्री एक्शन होगा। और अगर आपको याद होगा, जब उरी की घटना घटी 2016 में और 2019 में पुलवामा हुआ, उसके भी दोनों वाक़ियों में 9 से 10 दिन लगे थे, जो है एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करने में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और फिर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के खिलाफ। तो ये रणनीति तो अभी रची जा रही है। भारत के जो थल सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो कश्मीर में है। विक्टर फोर्स जो पूरे साउथ कश्मीर को देखता है, वहाँ पर अनंतनाग में है और वहाँ पर निगरानी रख रहे हैं। बहुत उनकी सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स वहाँ पर चल रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी रात जो है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जो है एयर एक्टिविटी बहुत तेज़ थी। पूरी रात मैं मॉनिटर कर रहा था। जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट C-130J हरक्यूलिस है, वो कंटिन्यूसली चल रहे थे हिंदुस्तान में भी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब के आसपास बॉर्डर एरियाज़ में, और उस साइड पाकिस्तान में भी, खासकर जो है पाकिस्तान के पंजाब में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद के आसपास। तो तेज़ी तो हर जगह है, लेकिन पाकिस्तान में डर का माहौल कुछ ज़्यादा ही अभी हो रहा है। बिल्कुल डर का माहौल दिख भी रहा है, इसीलिए लगातार वहाँ से खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पर भी मूवमेंट लगातार बॉर्डर पर जारी है। कहीं ना कहीं वो एक ईंधन धमकी जो होती है वो देने का प्रयास भी कर रहे हैं कि नहीं, हम तो तैयार हैं, आप हमला करके देखिए। इस तरह की बातें भी हो रही। मगर इस बीच एक BSF जवान जो हमारा है वो उधर फंस गया है, और पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपका ट्वीट देखा भी था, कि मना कर दिया है कि वो वापस नहीं देंगे। तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, BSF का जवान वहाँ गलती से जो है 10 मीटर आगे चला गया, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में जो हैं बहुत मुश्किल होती है। जब विंटर्स होते हैं तब वहाँ पर फॉग होता है, पूरी धुंध होती है, तो डिफ़िकल्ट होता है एक ना IB को वहाँ पर देखना कि पिलर कहाँ पर है एग्जैक्टली। लेकिन अभी भी वहाँ पर जैसे झाड़ियाँ बहुत हैं, तो वो पेड़ के नीचे एक जगह बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, और अचानक उसको पकड़ के ले गए। तो गलती तो है BSF की, थोड़ा SOPs को उन्हें ठीक से वहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये जो घटना घटी है ये बहुत घटती है। पाकिस्तान के जो है रेंजर्स भी यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान के जो BSF के लोग हैं वो भी वहाँ जाते हैं, और विद इन मैक्सिमम 24 आवर्स जो है वापस कर दिया जाता है। एक फ्लैग मीटिंग होती है और वापस कर दिया जाता है। कल भी, जब ये परसों की घटना है, और कल मुझे बताया गया कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे फ्लैग मीटिंग बुलाई गई है और होगी। जब हिंदुस्तान के BSF के लोग वहां गए, पाकिस्तान के रेंजर्स आए ही नहीं। तो ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान उस जवान को, कांस्टेबल PK सिंह जो BSF के हैं, उनको एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जब तक हो सके उसको अपनी कस्टडी में रखे, भारत को बहुत मजबूर करे, डेस्परेट करे, और फिर जब डिप्लोमेटिक प्रेशर इंटरनेशनली उन पर पड़े तो फिर BSF के जवान को वो रिलीज करेंगे वाघा पे या फिर फिरोजपुर बॉर्डर पे, और पूरी इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ बुलाएंगे और बोलेंगे कि कैसा बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर पाकिस्तान की ओर पे है कि BSF के जवान को रिलीज किया। ये पाकिस्तान की मंशा हमेशा से रही है। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन तो देता ही है, पाकिस्तान
आतंकवाद को पैदा करता है, जड़ जो है आतंकवाद की वो पाकिस्तान में है। और साथ ही कोई भी जो डिप्लोमेटिक वियना कन्वेंशन हो या आपस के अग्रीमेंट हो, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है जब पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसमें बिलीव ही नहीं करता, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करता। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बौखलाया भी हुआ है और ये एक हिंदुस्तान के लिए गलती है कि बीएसएफ का जवान वहाँ पर गया। इसका आंकलन होगा, इस पर कोर्स करेक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन भी होगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि सच्चाई तो यही है कि बीएसएफ का जवान उनकी कस्टडी में है। इंडिया को बहुत सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान पे डालना पड़ेगा, इंटरनेशनली भी, और तब जाके मुझे लगता है कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वो बीएसएफ का जवान वापस आ सकता है। और आपने जैसा कहा कि वो इसको ह्यूमैनिटी का जेस्चर दिखाने का प्रयास करेंगे, मगर पाकिस्तान और ह्यूमैनिटी ये दो शब्द एक साथ जो है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते हैं किसी भी तरीके से। पर देखिए कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है इस मसले पर, यह भी देखने वाला होगा। मगर सरकार और विपक्ष या कह लें कि पूरा देश हमारा आज फिलहाल एकजुट है पूरी तरीके से और तैयार है इस चीज़ के लिए कि भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी उसमें ना सिर्फ सरकार पक्ष बल्कि विपक्ष और पूरा देश सरकार के साथ नज़र आ रहा है। ये अच्छी बात भी है। तो इसके साथ ही मतलब तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है लोग जानना भी चाहेंगे कि भाई तमाम तरह का एक्शन की तैयारी दिख रही है, तमाम तरह का मूवमेंट दिख रहा है। हमारे सैन्य चीफ हैं वो कश्मीर में है, कश्मीर में भी लगातार कार्रवाई चल रही है। नेवी का मूवमेंट भी सुनने में आ रहा है, तमाम तरह की प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। थोड़ा इनके बारे में अगर बताएं आप आदित्य। देखिए सौरभ, पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतना बड़ा जब आतंकवादी हमला हुआ और सब लोग महसूस कर रहे हैं कि देश को एक साथ आना चाहिए, एकजुट होके जो है मुकाबला करना चाहिए। तो जो ऑल पार्टी मीटिंग कल शाम को हुई राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में और गृह मंत्री अमित शाह ने उसको संबोधित भी किया, उनको डिटेल्स दी क्योंकि वो अभी कश्मीर से आए हैं दौरा करके। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जितने भी वहाँ पर ऑपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने पूरी तरीके से सरकार का समर्थन किया और बोला कि बिल्कुल कड़ा जवाब देना चाहिए और हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच है क्योंकि पाकिस्तान की भी मंशा रहती है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को तो आपस में भिड़ाए ही, लेकिन हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़ाए, कम्युनल वायलेंस यहाँ पर करवाए और किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है पूरे हिंदुस्तान में करे। तो ये पॉलिटिकल यूनिटी जो देखने आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कि राहुल गांधी आज कश्मीर में है। राहुल गांधी अभी कुछ ही घंटों पहले श्रीनगर में लैंड किए हैं और वो अनंतनाग जा रहे हैं। वो विक्टिम्स से वहाँ पर मिलेंगे, सुरक्षा एजेंसियों से भी मिलेंगे। वहाँ मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात होगी। तो ये एक अच्छा जेस्चर है, मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव है। एक और घटना जो कल घटी वो है असुद्दीन ओवैसी। उन्होंने एक वीडियो चर्चा में है वो, और उन्होंने वीडियो में कहा कि ये पाकिस्तानी दरिंदों ने किया है, ये लश्कर तौयबा ने किया है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। तो हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तानी पहले हैं और मुसलमान बाद में हैं, वो जो है काली पट्टी आज जुम्मे के दिन जो है वो नमाज पढ़ेंगे तो काली पट्टी बांध के करें इन सॉलिडारिटी विद जितने भी विक्टिम्स हैं हमारे, जो 26 लोग मारे गए हैं। आप देखिए ना इसमें क्या इतना बड़ा विडंबना ये भी है कि हिंदुओं पर हमला था, हिंदू मरे, लेकिन एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन भी उस जो है उसकी चपेट में आया। उनकी क्या गलती थी, उन्होंने क्या गलत किया था। और यही है जो वो हिंदुओं के खिलाफ तो प्रहार पाकिस्तान करना चाहता है, लेकिन जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, सिख हैं या जैन हैं, वो भी उनके लिए भी कुछ नहीं करना चाहता, उनके भी खिलाफ है। उनके सामने अगर सिख आ जाए या कोई जैन आ जाए या बौद्ध आ जाए, उसको भी वो वैसे ही मारेंगे जैसे कि हिंदुओं को मारा और बाकियों को इसमें मारा। तो मुझे लगता है कि एक्शन तो होगा और एक्शन का रिएक्शन भी होगा, और इसीलिए जो है कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड जो है एक एक्शन हम देखने को मिलेगा। मैंने पिछली बार भी जब आपसे बात की थी तो बोला था कि एक ना थ्रेशोल्ड होता है, और वो थ्रेशोल्ड होता है कि न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए, और उससे नीचे ही हमको जो है एक एक्शन लेना है। लेकिन बालाकोट जो हुआ था उससे ऊपर लेना है। तो जो लास्ट मेजर स्ट्राइक हुई थी वो बालाकोट को हुई थी 2019 में फरवरी के महीने में, और तब हमने जैश ए मोहम्मद का जो एक गढ़ है, अड्डा है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। कई आतंकवादी उसमें मारे गए थे। लेकिन अब एक और चीज बहुत ही अच्छी है इस बारी कि अमेरिका हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, जर्मनी हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं इंडिया के, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अभी ऐसी स्थिति है कि ट्रंप की सरकार ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, और हिंदुस्तान को ये चाहिए कि वो इंसाफ जल्द से जल्द करे। इंसाफ का मतलब यही है
ये नहीं कि कोर्ट में केस चलता रहेगा। इंसाफ का मतलब ये है कि जो आतंकवादी इस सब में इन्वॉल्व थे, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनको मार गिराया जाए। और तभी हमने देखा कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हो रही है। हमने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, डिप्लोमेट्स जो उनके हैं, जो उनके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के यहाँ पर अटैचे थे, उनको निकाल बाहर किया, उनके परिवार को निकाल बाहर किया, उनके जो स्टाफ वर्कर्स थे उनको निकाल बाहर किया। जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर है उनको आदेश दे दिया गया कि अगले 48 घंटे में आप यहाँ से निकल जाएं। जितने भी सार्क वीजाज थे वो बंद कर दिए गए। और सबसे बड़ा जो सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि हम कर सकते हैं। और पाकिस्तान इस माइंडसेट में ना रहे कि हमारे पास वहां डैम नहीं है या स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो हम नहीं कर सकते। बहुत चीजें पब्लिक में नहीं आती हैं जी। चेनाब से जाता है ना पानी पंजाब, और वहां पर अभी गर्मी है, वहां पर पानी की आवश्यकता है, वहां पर वो सोइंग चल रही है पूरे फार्मर्स की। चेनाब का पानी अगर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो 30% जो पॉपुलेशन है पंजाब की वो पूरी तरीके से बिना पानी के वहां रह जाएगी। तो इंडस जो है बहुत ही क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए, ये उनको समझना पड़ेगा। तो इमीडिएट भी इसमें फैक्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म फैक्टर्स भी हैं जो इसमें आते हैं। और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक चला जाए, आईसीजे चला जाए, यूएन चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्लॉजेस हैं। हमने जो भी किया है एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत किया है, और उसमें कहा है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिसमें आप सस्पेंड कर सकते हैं या एब्सेंस में वहां पर लगा सकते हैं। तो वो लगाया गया है। और इन सब कदमों के बाद जो है वीजाज जो है पूरी तरीके से बंद किए गए, और जो अटारी और वहां पर बॉर्डर है वो पूरा बंद कर दिया गया, वाघा बॉर्डर। और अब मुझे लगता है कि कुछ और कदम लिए जाएंगे। आपने रात को ये भी देखा, जो 2 आतंकवादी कश्मीर में इन्वॉल्व थे इस आतंकवादी हमले में पहलगाम में, त्राल और बिजबहारा जो दक्षिण कश्मीर में आता है, वहां पर उनके घर जो है ब्लास्ट किए गए। सिर्फ बुलडोजर लाके तोड़ा नहीं गया, इंडियन आर्मी ने, जेएंड के मैसेजिंग के लिहाज से बड़ा कदम था, ब्लास्ट किया है और तोड़ा है पूरी तरीके से, और बोला है कि भाई अब हम इधर से उधर नहीं देखेंगे, आंख के लिए आंख। और मिट्टी में मिला देंगे वाली बात तो पूरी हो गई, घर में घुस के मारेंगे वाला, घर में घुस के मारेंगे, वो घर में घुस के मारेंगे आतंकवादियों को, कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी। तो अभी आप आगे देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते। बिल्कुल। जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स थे वो मैंने 6 घंटे पहले ही ट्विटर पे डाल दिया था और बताया था, लेकिन मिलिट्री वाले प्लान और वो सब हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बता दूं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, वो पूरी तरीके से तैयार है। और एक नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनके पास। उनके पास कराची भी है, उनके पास बलूचिस्तान भी है, उनके पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। और तभी पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। अभी जो है पूरी तरीके से ख्वाजा आसिफ जो हैं या इशक डार हैं, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इशक डार जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कल और कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारा है ही नहीं, ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अरे भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान एक मदरशिप ऑफ टेरर है, पाकिस्तान एक एपिसेंटर है आतंकवाद का। पाकिस्तान कई सालों से लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को शह देता आया है। अभी एक स्काई न्यूज़ जो है लंदन में और ऑस्ट्रेलिया में, उसमें एक इंटरव्यू हुआ ख्वाजा आसिफ का, और उन्होंने उसमें माना कि हाँ हम आतंकवाद को समर्थन करते थे क्योंकि हम ये डर्टी वर्क करते थे अमेरिका के लिए और ब्रिटेन के लिए। तो सच्चाई तो यही है। ख्वाजा आसिफ ने पब्लिकली इंटरनेशनल टीवी पर यह एडमिट किया है, और बार बार वो एंकर उसको एक्सपोज करती रही। और पहली बार मैंने देखा कि एक वेस्टर्न एंकर जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को एक्सपोज कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, इंडिया के पास तो दस्तावेज है, अमेरिका के पास तो इंटेलिजेंस है, दस्तावेज है कि आप आतंकवादियों को शह दे रहे हैं, आप आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो ये यूएस ब्रिटेन के लिए कई सालों से करते थे, ये हमारी गलती थी। अरे आप अभी भी कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि लश्कर तोयबा जैसा तो कोई है ही नहीं, अब लश्कर तोयबा तो खत्म हो गया। अरे भाई टीआरएफ नाम बदलने से जो है मानसिकता और या लोग तो नहीं बदल जाते। तो लश्कर तोयबा, टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट में कोई अंतर नहीं है। ये क्योंकि लश्कर तोयबा पे सैंक्शंस लग गए थे अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र में, तो उन्होंने नामकरण इसका जो है बदल दिया, एक ऐसा कूल नाम कर दिया कि लोगों लगे कि भाई कश्मीरी तो खुद ही लड़ रहा है। कश्मीरी कुछ नहीं लड़ रहा, कश्मीरी परेशान है, कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ है, और कश्मीरी ये मानता है कि उसकी तकदीर जो है हिंदुस्तान के साथ ही लिखी है। क्योंकि ज्योग्राफिकली देख लें, पॉलिटिकली देख लें, हिस्टोरिकली देख लें या पुराणों में देख लें,
कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान में रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान पॉपुलेशन के आधार पे, जिहाद के आधार पे, इस्लाम के आधार पे बिल्कुल भी कुछ जो है बदल नहीं सकता, ये बार बार देखा गया है। और मैं एक और चीज बोल दूं जी। कि कई डिप्लोमेटिक स्टेप्स जो ले रहा है भारत, उसमें हमको आसिम मुनीर को दोषी ठहराना है। जी। हम ये लश्कर तोयबा को दोषी ठहरा रहे हैं, हाफिज सईद को कर रहे हैं, सैफुल्लाह खालिद को कर रहे हैं, ये ठीक है, ये आप टेक्निकल पॉइंट्स पे अच्छा कर रहे हैं, कोर्ट में केस बड़ा अच्छा होगा, MHA जो है अच्छा इसमें काम करेगा, लेकिन जो सबसे टॉप मास्टरमाइंड है इस आतंकवादी हमले का, वो आसिम मुनीर है। ये वही आसिम मुनीर है जब जो DG ISI था जब पुलवामा की घटना घटी। ये वही आसिम मुनीर है जिसने अभी 10 दिन पहले एक स्पीच दी और कहा कि नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं और हम ये दिखा के रहेंगे हम कैसे हिंदुओं के अलग हैं। और उस स्पीच के बाद तो हमको पूरा लग जाना चाहिए था कि अगला कदम क्या होना है, क्योंकि स्पीच के तार सीधे पहलगाम में हमले से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा UAPA के तहत जो डेजिग्नेशन होता है आतंकवादियों का, उसमें सबसे पहले हमें आसिम मुनीर को जो है आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, डेजिग्नेट कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान के लॉ, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान की सरकार, पार्लियामेंट, लोग आसिम मुनीर को आतंकवादी मानते हैं और ग्लोबल टेररिस्ट मानते हैं और UAPA के तहत वो एक आतंकवादी है। ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज पाकिस्तान के खिलाफ होगा। हाँ, वो काउंटर करेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जब बात होती है वो भारत की बात होती है। जो दुनिया भर के मुल्क हैं वो भारत से बात करना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कल प्रधानमंत्री मोदी से बात की, इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात की, और आतंकवादी जब हमला हुआ ही उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। तो ये खुद दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और अभी कांप रहा है कि अगला कार्रवाई भारत क्या करेगा। लेकिन भारत भी जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगा, वो धीरे धीरे आपको तड़पाएगा, आपको महसूस कराएगा कि आपने क्या किया है, और फिर इतना बड़ा हमला करेगा कि आप अगली बार 100 बार सोचेंगे। बिल्कुल। और वो बता के नहीं होगा, वो अचानक होगा। और जैसा कि आपने कहा कि वो ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा डिस्कशन की चीज़ है भी नहीं और इसको लेकर ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज की भी नहीं जा सकती, पर हाँ तैयारी चल रही है और कुछ बड़ी तैयारी चल रही है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। मैं आपसे थोड़ा एक टेक्निकल एस्पेक्ट और समझना चाहता हूँ। ये जो लगातार पाकिस्तान बोल रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट रद्द कर देंगे, शिमला एग्रीमेंट जैसे आपने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की तो हम ये रद्द कर देंगे, तो इसका असर क्या होगा? क्या है, क्योंकि अगर आप शिमला एग्रीमेंट रद्द कर दोगे तो जो LAC है वो खत्म हो जाएगी। तो अरे भाई जी सौरभ, कर दो मैं तो कह रहा हूं, शिमला एग्रीमेंट आप रद्द कर दो, आप ताशकंद का जो एग्रीमेंट है वो भी रद्द कर दो, जितने भी एग्रीमेंट्स इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी हैं आप पूरी तरीके से रद्द कर दो। और कल जो ये बोला है ना इन्होंने कि इंडिया पाकिस्तान के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं हमारे पास राइट है, हम इसको रद्द कर देंगे, तो आप रद्द कर दीजिए, क्योंकि उससे तो स्पष्ट होगा जो संयुक्त राष्ट्र का आप बार बार ये भूमिका मानते हैं कि कश्मीर का रेजोल्यूशन है, वहां प्लेबिसाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जी। आपका जो थोड़ा बहुत भी 0.1% आप जो चिल्लम चिल्ली करते हैं संयुक्त राष्ट्र में और जगह पे रेजोल्यूशन, कश्मीर रेजोल्यूशन के नाम पे, वो तो खत्म ही हो जाएगा। आप वॉलंटरीली अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। और शिमला एग्रीमेंट और ताशकंद से कोई फायदा नहीं। आप मुझे ये बताएं सौरभ कि अभी जब शांति है ही नहीं जी, तो ये शांति वार्ता वाले जो एग्रीमेंट है इनका क्या फायदा? सच्चाई तो यही है कि POK में हमें हक है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आर्मी भेजें और वहां पर जमीन को पूरी तरीके से वापस लाएं। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज है जो लोगों के दिमाग में बड़ी जिज्ञासा चल रही है इस चीज को लेकर के। क्या POK अब वक्त आ गया है कि हमारा होने वाला है? देखिए, POK होने वाला है नहीं होने वाला है, ये आप मानसिकता न रखें जी। मैं लोगों को भी जो मुझे सुन रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि POK तो हमारा है, बिल्कुल है। POK को हमको कब्जा नहीं करना, POK को हमें वापस लेना है और वो हम लेंगे। जो सर्जिकल स्ट्राइक भी वहां पर की थी वो हमने अपनी धरती पे की थी, क्योंकि वहां पर आतंकवादी पाकिस्तान ने वहां पर रखे थे जी। तो अब समय आ गया है कि कुछ कठोर और कठिन जो है कार्रवाई करनी चाहिए, जो दिशा और दशा पाकिस्तान की पूरी तरीके से बदल दे। क्या वो अटैक इंटरनली आएगा पाकिस्तान के अंदर से, क्या वो समुद्र से आएगा, क्या वो आकाश से आएगा, या क्या वो भूमि से आएगा, ये देखना बाकी है। लेकिन होगा जरूर, और आतंकवाद के खिलाफ भी होगा, लश्कर तोयबा के खिलाफ भी होगा जी, और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ भी होगा। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि तैयारी है और ये होना है, आज नहीं तो कल होना है, और इसको लेकर भारत चौंकाएगा।
पर जाहिर सी बात है कि अगर हम अटैक करते हैं या ऐसी कोई तैयारी हमारी है तो उसके लिए लगते हैं संसाधन, हथियार। इसको लेकर बड़ी चर्चा होती कि हम उस लिहाज से कितना मजबूत हैं पाकिस्तान के मुकाबले। अगर आप थोड़ा समझा पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर हमारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं दूंगा, वो डिजिटल इसमें ठीक नहीं है स्पेयर जी में। बिल्कुल। लेकिन जैसे अगर पाकिस्तान में 4 से 5 लाख सोल्जर्स हैं, हमारे पास 11 से 20 लाख के बीच में है। अगर पाकिस्तान के पास 2 से 3 हज़ार जो है टैंक्स हैं, हमारे 4 से 6 हज़ार के बीच में है। हमारे फाइटर जेट्स ऐसे ही, मतलब उनसे डबल से भी ज़्यादा है। तो ये कंपैरिजन करना ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और नेवी के संदर्भ में भी, जेट्स के संदर्भ में भी और टैंक्स के संबंध में भी हम उनसे बहुत आगे हैं। अब बस ये है कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और कोई ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई जो है एक ऐसे वक्त पे दुनिया में जब ऑलरेडी 2 जंगें चल रही हैं जी, रशिया यूक्रेन की जंग 3 साल से ज़्यादा हो गए बिल्कुल, और साथ ही जो इजराइल और हमास की जंग चल रही है उसको 1.5 साल हो गया है। तो अब दुनिया ये नहीं चाहता कि फिर से जो है लड़ाई ऐसी हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर लड़ाई होती है और भारत आक्रमण करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो विश्व में शांति प्रयास तो होगा, लेकिन ज़्यादातर जो विश्व है करीबन 80 से 90% वो पूरी तरीके से भारत के समर्थन में होगा। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत 30 साल से 35 साल से आतंकवाद को भुगत रहा है जी, वो इसलिए है कि जो आतंकवाद पिछले 35 साल से भारत भुगत रहा है वो अब दुनिया भर भी धीरे धीरे भुगतने लगा है। आप अब अमेरिका में देखिए, जब से 9/11 हुआ उनकी मानसिकता ही आतंकवाद को लेकर पूरी तरीके से बदल गई। आप यूरोप में अभी देखिए, जो लोन वुल्फ अटैक होते हैं, एक कोई ट्रक में आता है, गाड़ी में आता है, क्रिसमस मार्केट में या किसी भी मार्केट में चौराहे पर गाड़ियां चढ़ा देता है लोगों के ऊपर। नीस में फ्रांस में होता है, जर्मनी में होता है, स्वीडन में होता है। जिस तरीके के दंगे हम वहां पर देख रहे हैं, सब कोई भी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ पब्लिकली कुछ बोलता है तो उसको मार दिया जाता है। तो यूरोप में भी बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, स्वीडन में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए हैं जिसमें आतंकवादी हमले हुए हैं। तो यूरोप भी इसकी चपेट में है, ऑस्ट्रेलिया भी इसकी चपेट में है, न्यूजीलैंड में एक हमला हुआ है और अमेरिका में तो होता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि पूरा सपोर्ट इंडिया को होगा। और ओवरऑल जो एक तो हमारा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, एक तो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक चीज़, लेकिन जो हमारे टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप बाकियों के साथ है जी, उसके आधार पर हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा इक्विपमेंट जो मिलता है। खासकर मैं इसमें कहूँगा इजराइल जी, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, इससे हमको सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन आज की डेट में है। और इजराइल से तो इतना ज़्यादा है कि वो लोग बात भी नहीं करते इसके बारे में जी। तो कभी भी मैं इजरायली राजनयिक से या कुछ मिलिट्री लोगों से बात करूं तो वो कहते हैं कुछ भी पूछो लेकिन मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल मत पूछना। तो पब्लिकली ये एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद है। और उसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि कारगिल में जब युद्ध हुआ था तो इजराइल ने हमारी बहुत मदद की थी और ये पब्लिकली स्टेटेड है हर जगह। और जब अभी युद्ध हुआ, एक डैनियल कैरमोन उनके राजदूत इंडिया में थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि जब कारगिल हुआ तब इजराइल ने भारत की मदद की और याद रखा, और आज जब हमास हम पर हमला कर रहा है तब हिंदुस्तान ने याद रखा और हमारी मदद कर रहा है। अब देखिए, पब्लिकली किसी को नहीं पता कि क्या मदद हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, बिल्कुल, लेकिन मदद हो रही है और मदद कर रहा है। और जो भारत ने बालाकोट में स्पाइस बॉम्ब गिराए थे वो भी इजराइल से आए थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी इजराइल से आई थी। तो अभी भी मुझे लगता है कि टेररिज्म के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा समर्थन है। और मैं एक और चीज़ आपको बोल दूं जो पब्लिकली अभी तक मैंने नहीं बोली है जी, कि मैं जितने भी विदेशी जो हैं डिप्लोमेट्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, हमारी रेगुलर मीटिंग होती है क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ, बिल्कुल, तो एक इजराइल के बहुत बड़े एक ऑफिशियल अभी हाल ही में हिंदुस्तान आए थे और उनके साथ जब मैं डिनर कर रहा था उन्होंने मेरे कान में बोला कि ये जो हमास के लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गए हैं इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। और ये साफ अंदेशा था कि एक नया आतंकवाद जो है शुरू होने वाला है। और तभी 18 फरवरी को मैंने ये आर्टिकल लिखा था कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू वेव ऑफ जिहादिस्ट टेररिज्म इन कश्मीर। एक नया वेव जो है जिहादियों का, आतंकवाद का, कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से प्रहार होने वाला है। हमारी कुछ
चूक भी रही है, हमारी गलतियां रही हैं, जी। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर भी रहा है, लेकिन बहुत बार जो है पिन पॉइंट करना इतनी बड़ी जगह पे बहुत मुश्किल हो जाता है। जब लोग सोच रहे थे कि कहीं और आतंकवादी हमला होगा, वहाँ पहलगाम में हो गया, और पहलगाम ऐसी जगह है जहाँ कभी ऐसा आतंकवादी हमला नहीं हुआ और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि होगा। तो मुझे लगता है कि इस आतंकवादी हमले के बाद बहुत चीज़ें बदलेंगी। एक नया आतंकवाद का एक चैप्टर तो शुरू हुआ ही है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो है बहुत चीज़ें भारत में बदलने वाली हैं। बिल्कुल, जो आतंकवाद का नया दौर शुरू हुआ है तो उसके जवाब का भी मुझे लगता है नया दौर शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका है बल्कि मैं ये कहूँगा। और जैसे कि आदित्य बता रहे थे कि तमाम दोस्त भी हमने कमाए हैं और वो हमारा एक बड़ी ताकत और बड़ा हासिल है जो आने वाले वक्त में हमारे बहुत काम आने वाला है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं भारत में जो पहलगाम में हुआ उसका बदला लेने के लिए। तो जो भी अपडेट्स आगे आती हैं इस पूरे मसले से जुड़ी, हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।